क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। क्या हाल चाल है मेरे टमाटर, आलू, शिमला मिर्च, गोभी वाले बच्चे। कैसे हो आप सब मेरे प्यारे प्यारे सोनू मोनू? कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे क्यूटीज? आप लोग कैसे हो? आज दोस्तों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिवीजन सीरीज। आज हम लोग सेमेस्टर 1 का रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। जिस रिवीजन सीरीज को आप अगर करोगे और जिस रिवीजन सीरीज को आप अगर लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे दोस्तों, तो बहुत बढ़िया मार्क्स आपके तय है दोस्तों। कम से कम 8 सीजीपीए 7 सीजीपीए तो लाओगे ही लाओगे। हर साल का ये रिकॉर्ड है, हर साल का ही रिकॉर्ड है कि एजे क्लासेस का रिवीजन वीडियो या पेड क्लासेस जो कोई भी लेता है उनका अच्छा अच्छा मार्क्स ही आता है अगर आप पढ़ लिए तो, अगर आप रिवीजन क्लासेस बहुत बढ़िया तरीके से अटेंड कर लिए तो। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जान झोंक देने वाला हूं। मेरे लिए अपने प्राण भाई तुम्हारे हवाले हैं। मैं तुम्हारे लिए जान लगा दूंगा दोस्तों। आप लोगों को बस पढ़ना है, आप लोगों को बस कमिटमेंट देना है कि हम लोग आपका रिवीजन क्लास अटेंड करेंगे भैया। और दोस्तों सुनो, आज रिवीजन क्लास 1 होने वाला है, इसीलिए आज ये सारा का सारा लिंक ना अपने कॉलेज ग्रुप्स में भेज दो, स्टेटस लगा दो भाई। आज हम लोग कुछ देर में स्टार्ट करने वाले हैं अपना रिवीजन लेक्चर 1। आप लोग प्लीज बताओ एक बार कि आप लोग क्या हाल चाल है, कैसे हो आप सब। लाइक की बारिश कर दो भाई, लाइक की बारिश कर दो। सिस्टम हैंग कर दो, सिस्टम हैंग कर दो, हैंग हो जाना चाहिए। लाइक की बारिश कर दो। चैट बॉक्स में लिखो क्या हाल चाल है आप सबके, कैसे हो आप सब, कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं, कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे क्यूटीज, बताओ। सर बहुत बढ़िया है, बहुत मस्त है, बहुत ठीक है सर। आप प्लीज रिवीजन लेक्चर्स लेना कंटिन्यू कीजिए। तो दोस्तों आज जो हमारा रिवीजन लेक्चर 1 होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के ऊपर। आज हम लोग भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग भारत के संविधान का पूरा एकदम चिट्ठा निकालेंगे दोस्तों कि किसने ड्राफ्ट किया था, कब ड्राफ्ट हुआ था, कब अडॉप्ट हुआ था, कब इनैक्ट हुआ था। आज जो आपको इक्वेलिटी मिल रही है, आज जो आपको फ्रीडम मिल रही है, आज जो आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, वो किसके लिए मिल रही है? ये संविधान की वजह से। आज जो इस देश के लोग इतना फ्रीडम के साथ अपना लाइफ को जी रहे हैं, इक्वेलिटी मिल रही है दोस्तों, जस्टिस मिल रही है, किसके वजह से? ये संविधान की वजह से। ये संविधान अगर ना होता ना तो इतना भी नहीं मिलता जितना आपको मिल रहा है आज इस पर्टिकुलर इंडिया में। आज इस कंट्री में जो भी आपको मिल रहा है ये संविधान की वजह से, ये बाबा साहेब अंबेडकर के दिए हुए संविधान की वजह से, महान इंसान के संविधान की वजह से आप लोगों को मिल रहा है दोस्तों। तो आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का रिवीजन लेक्चर नंबर 1 करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले तो मैं मार्क्स वेटेज आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का जो पेपर रहेगा वो पूरा का पूरा पेपर आपका 50 मार्क्स का रहेगा। 50 मार्क्स का, हाफ सेंचुरी का पूरा पेपर रहेगा। आपका जो पेपर रहेगा वो बेटा वो 50 मार्क्स का रहेगा। इसी बात पे लाइक ठोको, ठोको लाइक, ठोको लाइक ठोको। और दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का जो एक क्वेश्चन रहेगा वो 25 मार्क्स का रहेगा। पता है 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आपको 2-3 पेज में लिखना है। आप बोलोगे कैसे लिखेंगे भैया? अगर आप ये रिवीजन लेक्चर अटेंड कर लेते हो तो आप समझ के पूरा पूरी लिख के आ जाओगे। इसका पूरा गारंटी, इसका पूरा एश्योरिटी है। लेकिन 25 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, और पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का जो पेपर है वो 50 मार्क्स का है। और मैंने जो संजीवनी बूटी दिया है, जिसको आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हो, दोनों में ही हमने भेज दिया है। उसमें करीब करीब 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं। वही 12 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में छपे हुए रहेंगे, छपे हुए। इसका पूरा गारंटी है। क्लियर है? तो वो संजीवनी बूटी तो प्रिपेयर करना ही करना है दोस्तों आप लोगों को, और साथ ही साथ ये रिवीजन लेक्चर भी अटेंड करना है, वरना समझ ही नहीं आएगा कि क्या याद करना है, कैसे याद करना है। बिकॉज 25 मार्क्स का आंसर तुमको प्रिपेयर करना है। मजाक थोड़ा ना चल रहा है। मजाक चल रहा है क्या? 25 मार्क्स का आंसर तुमको प्रिपेयर करके, याद करके तुमको लिखना है, ऐसा थोड़ा ना लिख दोगे। ठीक है? तो आइए फटाफट से आप लोग बताइए, आप लोग क्या रेडी हो? क्या आप लोग रेडी हो? क्या मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु वो आप लोग रेडी हो आज के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के लेक्चर के लिए? प्लीज लाइक ठोक दो, प्लीज आप लोग लाइक ठोक दो। लाइक नहीं करोगे तो पाप लगेगा। और भाई अपने मम्मी पापा, चाचा चाची, हुआ, सबको बुलाओ, सबको बुलाओ। आज कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे, सबको बुलाओ। आज संविधान के बारे में पढ़ाएंगे भाई। आज बैठक लगाते हैं, आधे घंटे 40 मिनट का जो क्लास है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा बेस तैयार करूंगा। बेस, आपको पता है बेस, जब तक आप बेस या फाउंडेशन अच्छे तरीके से तैयार नहीं करोगे कोई सब्जेक्ट का, वो बहुत घटिया फिर होगा फिर प्रिपरेशन। इसीलिए बेस तैयार करना जरूरी है। आज हम लोग बेस तैयार करेंगे किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को किसने ड्राफ्ट किया था? तो यहां पे देखिए, यहां पे लिखा हुआ इट वाज ड्राफ्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहुत लोग बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गलत बोलते हो तुम।
कॉन्स्टिट्यूशन को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्ट नहीं किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी ने ड्राफ्ट किया था। किसने ड्राफ्ट किया था? वापस से चैट बॉक्स में बोलो। कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे जो भारत के संविधान है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी ने ड्राफ्ट किया था। एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी में भैया चेयरमैन कौन थे? हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जिसको प्यार से आप बाबा साहेब अंबेडकर भी बोलते हो, जिसको प्यार से आप लोग बाबा साहेब अंबेडकर भी बोलते हो दोस्तों। एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बिठाया गया था। उस कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बात करते हैं दोस्तों कि ये जो भारत के संविधान है उसको अडॉप्ट कब किया गया था और उसको अप्लीकेबल कब किया गया था। बहुत लोगों को पूछते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था, वो लोग बोल देते हैं भैया 26 जनवरी, सारे जहां से अच्छा, अभी अभी गया ना। नहीं भाई, कॉन्स्टिट्यूशंस को दोस्तों अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949। याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949। उस दिन नेशनल लॉ डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। क्या सेलिब्रेट करते हैं सर? उस दिन नेशनल लॉ डे सेलिब्रेट करते हैं। भारत के संविधान को अडॉप्ट किया गया था दोस्तों 26 नवंबर 1949। उस दिन हम लोग नेशनल लॉ डे सेलिब्रेट करते हैं। क्या सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल लॉ डे। उस दिन बोलते हैं नेशनल लॉ डे। और दोस्तों ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये लागू कब से हुआ था? ये लागू हुआ था दोस्तों 26 जनवरी 1950, यानी रिपब्लिक डे के दिन से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था भारत में। भारत में लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था दोस्तों, लेकिन अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 से। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 448 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट है और 12 शेड्यूल है। कितना है सर? 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल। प्लीज आप लोग रिपीट कीजिएगा, ये बताइएगा चैट बॉक्स में बताइए कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था। बोलो बोलो बोलो, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था? बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था सर? 26 नवंबर 1949। और कॉन्स्टिट्यूशन अप्लीकेबल कब हुआ था? अप्लीकेबल, प्लीज चैट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए प्लीज। आप लोगों को बैठने के लिए नहीं बोला है, मैं यहां पे याद भी करवा रहा हूं आप लोगों को। कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लीकेबल कब किया गया था? लागू कब किया गया था? कौन से दिन से हमारे देश में संविधान लागू होना शुरू हुआ? बताओ जल्दी सर। 26 जनवरी 1950, यानी रिपब्लिक डे के दिन ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है लागू हुआ। ये बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने आर्टिकल्स है, कितने पार्ट्स है और कितने शेड्यूल है? बोलो ना जी, बोलो ना। बोलने में क्या शर्म आती है? बोलो ना, चैट बॉक्स में बोलो। चैट बॉक्स खुला हुआ है, लाइक करो। बोल के एक बार लाइक कर दो, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग ने बोल दिया है दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने आर्टिकल्स है बताओ ना? 448 आर्टिकल्स। कितने आर्टिकल्स? 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। दोस्तों हमारे देश के संविधान में 448 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट्स है और 12 शेड्यूल है। कितने? 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल। अब देखिए, अब हमारे संविधान के हिसाब से कुछ अधिकार हम लोगों को मिले हैं। आप लोगों को कुछ अधिकार मिले हैं दोस्तों। इसी अधिकार की वजह से, इसी अधिकार के बदौलत आप इंडिया में फ्री घूम रहे हो। हम लोगों को कुछ कुछ अधिकार मिले हैं, फंडामेंटल राइट्स इसको बोलते हैं। यहां पे बोला गया है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गारंटी 6 फंडामेंटल राइट। हमको, आपको, ये भारत के नागरिक को दोस्तों 6 फंडामेंटल राइट मिला, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई भी हो। अगर आप भारत के नागरिक हो तो आपको ये 6 फंडामेंटल राइट मिला है। 6 फंडामेंटल राइट मिला। उस राइट्स के बारे में हम लोग आप पढ़ेंगे दोस्तों, क्या क्या राइट मिला है। सबसे पहला अधिकार आप लोग को मिला है दोस्तों राइट ऑफ इक्वालिटी। राइट ऑफ इक्वालिटी यानी आपके साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आपके साथ इंडिया में कभी भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। राइट ऑफ इक्वालिटी की बात करता है दोस्तों आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक। पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, चिंता मत करो दोस्तों, एकदम मक्खन करवा दूंगा। सबसे पहला राइट है दोस्तों राइट ऑफ इक्वालिटी। राइट ऑफ इक्वालिटी मतलब आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा कि तुम हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी नहीं भाई, इंडियन है, इंडियन माना जाएगा सबको। इसके बाद दोस्तों, राइट का बात किया जाता है राइट ऑफ फ्रीडम। आप खुले सांड की तरह घूम सकते हो। आपको जहां भी जाना है, आपको पार्क में जाना है, पार्क जाओ। आपको कहीं भी जाना है, आपको इंडिया में कहीं भी जाना है, कश्मीर जाना है, आपको बैंगलोर जाना है, आपको कोलकाता जाना है, आपको वेस्ट बंगाल जाना है, आपको जहन्नुम में जाना है, जाओ जाओ जाओ, राइट ऑफ फ्रीडम है। आपको मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, सिख जाना है, ये राइट ऑफ फ्रीडम बात करता है दोस्तों। राइट ऑफ फ्रीडम यानी कि आपके पास दोस्तों आजादी है, आपके पास आजादी है। आप जब बालिग बन गए हो तो आपके पास पूरी की पूरी आजादी है दोस्तों।
आर्टिकल नंबर 19 से लेके आर्टिकल नंबर 22 तक ये बात करता है कि आपके पास पूरा का पूरा फ्रीडम है, आप कहीं भी जाओ, कहीं भी घूमो, कहीं भी फिरो, कोई मतलब नहीं, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। इसके बाद वाला राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता मजबूरी करने के लिए। आप लोग केजीएफ देखे हो? केजीएफ में बहुत सारा मजदूर को मजदूरी करने के लिए मजबूर किया जाता है। कोई आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आप यहां पे काम कर, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, आप अपनी मर्जी से काम करोगे, कोई आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन बात करता है दोस्तों आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 तक। इसके बाद राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप कहीं भी जाओ, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, सिख जाओ, गुरुद्वारा जाओ, कोई भी धर्म में कन्वर्ट हो जाओ, कोई पूछने नहीं जाएगा आपको। आपको जहां मर्जी वहां आप जाओगे, वहां आप पूजा करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी रिलीजन का प्रैक्टिस आप कर सकते हो, चाहे हिंदू हो तो हिंदू बनो, मुस्लिम हो तो मुस्लिम बनो, सिंपल सा बात है। कोई भी रिलीजन का प्रैक्टिस आप कर सकते हो। ये बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल नंबर 25 से लेकर आर्टिकल नंबर 28। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कि एजुकेशनल राइट या कल्चरल राइट, अपने अपने कल्चर को बचा के रखने वाला राइट। और आपको एजुकेशनल राइट भी दिया गया है आर्टिकल नंबर 29 से लेकर आर्टिकल नंबर 30 तक। और दोस्तों राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, यानी कि ये सब राइट अगर ऊपर लिखा हुआ राइट अगर आपको नहीं मिले तो आपको न्याय कहां मिलेगा, इसके लिए भी एक तो राइट लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 32 में। इसके लिए भी एक राइट लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 32 में। तो आप पूछोगे भैया आर्टिकल 31 कहां गया, आप पूछोगे आर्टिकल 31 कहां गया, तो वो हट गया, वो नहीं है, ठीक है, वो नहीं है। क्लियर है? तो सबसे पहला राइट बताओ, 6 फंडामेंटल राइट, सब कोई चैट बॉक्स में लिखेंगे प्लीज प्लीज प्लीज, याद हो जाएगा, इससे याद हो जाएगा आप लोगों को। सबसे पहले भैया राइट ऑफ इक्वलिटी, इंडिया में जाति धर्म नहीं चलेगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मेरे भाई भाई। दूसरा राइट ऑफ फ्रीडम, आप कहीं भी घूम सकते हो, आप कहीं भी फिर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं, आप फ्री हो, आपको कोई कैद करके नहीं रखा, आप किसी के कब्जे में नहीं हो, आप किसी के गुलाम नहीं हो, आप फ्री हो। ये बात करता है दोस्तों राइट ऑफ फ्रीडम। इसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आपको कोई जबरदस्ती मजबूरी नहीं करा सकता, आपसे कोई जबरदस्ती काम नहीं करा सकता, मजदूरी नहीं करा सकता। सर हमारे मम्मी तो करवाती है, जबरदस्ती का काम करवाती है, मम्मी तो कुछ भी करवा सकते हैं, माँ तो माँ है, माँ तो क्या है, माँ है, माँ तो माँ है, लेकिन पूरी दुनिया का बात बोल रहा हूं मैं कि आपसे कोई जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता दोस्तों। इसके बाद राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको कोई भी रिलीजन फॉलो करना है, आपको भगवान को मानना है मानो ना, इस्लाम को मानना है मानो, आपको बुद्धिस्ट बनना है बनो, जैनी, आप कोई भी धर्म को फॉलो कर सकते हो, आपके पास फ्रीडम है, आपके पास फ्रीडम है, आपको कोई भी धर्म को फॉलो करना है, फ्रीडम है आपको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म को फॉलो कर सकते हो आप। इसके लिए आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक बात बोला गया है। इसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कुछ राइट्स कल्चर पे भी है, कुछ राइट्स एजुकेशनल पे भी है दोस्तों, और राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, सब आगे में विस्तार बात करेंगे, ठीक है, आगे में विस्तार बात करेंगे। बात करते हैं दोस्तों स्टेट मतलब क्या होता है, आप क्या समझते हो स्टेट को, बताओ तो एक बार, चैट बॉक्स में बोलो तो आप एक बार, स्टेट को आप लोग क्या समझते हो? सर स्टेट माने राज्य, हमारा वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी स्टेट, हमारा वेस्ट बंगाल, स्टेट माने राज्य, ऐसा बोलोगे ना आप? स्टेट मतलब अभी तक क्या समझते थे, स्टेट मतलब क्या समझते थे, स्टेट मतलब आप राज्य समझते थे, लेकिन स्टेट मतलब राज्य नहीं होता, आप गलत हो दोस्त, आप गलत हो। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से स्टेट क्या होता है जरा समझो, स्टेट अंडर आर्टिकल 12 इंक्लूड्स, स्टेट मतलब ये देश, स्टेट मतलब ये देश, स्टेट आप बोलोगे पार्लियामेंट को, स्टेट बोलोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। स्टेट माने राज्य হয় না বাবা, একটু শুনে নাও, স্টেট মানে রাজ্য হয় না, কনস্টিটিউশনের হিসাবে স্টেট মানে কি হয় একটু শুনে নাও, ठीक है। तो स्टेट अंडर आर्टिकल 12 इंक्लूड्स, आर्टिकल 12 के हिसाब से स्टेट किसको बोला जाता है, स्टेट बोला जाता है सर पार्लियामेंट को। अरे पार्लियामेंट में इतनी बहस होती है ना, उसको आप स्टेट बोलोगे भैया, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्टेट बोलोगे, लिजिस्लेटिव एंड ईच अदर, ठीक है, ऑल अदर ऑथोरिटीज, मतलब जितने भी टाइप के गवर्नमेंट है इंडिया में, आप जितने भी टाइप के गवर्नमेंट देख रहे हो, जितने भी टाइप के गवर्नमेंट, पूरा इंडिया को ही आप स्टेट मानते हो, पूरा इंडिया को ही आप स्टेट बोलते हो दोस्तों। सबसे पहले तो भैया पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्टेट बोलते हो, इसके बाद आप लिजिस्लेटिव एंड गवर्नमेंट ऑफ ईच अदर को स्टेट बोलते हो, इसके बाद ऑल लोकल एंड अदर ऑथोरिटीज
जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। गवर्नमेंट के कंट्रोल में कुछ भी अगर है, कुछ भी अगर है गवर्नमेंट के कंट्रोल में, उसको आप क्या बोलते हो? स्टेट। यानी गवर्नमेंट के कंट्रोल में कुछ भी अगर है, यानी कि गवर्नमेंट से है स्टेट, और गवर्नमेंट का है स्टेट, और गवर्नमेंट के लिए ही है स्टेट। ठीक है, तो पार्लियामेंट को बोलते हैं स्टेट, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलते हैं स्टेट, लेजिस्लेटिव एंड गवर्नमेंट ऑफ ईच अदर को बोलते हैं स्टेट, ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज को बोलते हैं स्टेट। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट के रिलेटेड कितना भी काम है, जो भी काम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं। स्टेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं। अब लोकल अथॉरिटीज का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे कि भैया, आप थर्ड पॉइंट में बोले कि ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज, तो लोकल अथॉरिटीज का मतलब क्या होता है? लोकल एंड अदर अथॉरिटीज का मतलब क्या होता है? समझाओ ना भैया प्लीज। तो लोकल अथॉरिटीज का मतलब होता है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, विलेज पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज। आप देखो ना गांव में आप देखिए हो ना भैया, विलेज पंचायत होता है, म्यूनिसिपैलिटी होता है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स होता है, उसको आप लोकल अथॉरिटी बोलते हो। ठीक है, अदर अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अदर अथॉरिटी ऑफ दोस व्हिच क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लेजिस्लेचर बाय द लॉ, मतलब जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट किया है। मतलब गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के संबंधित चीजों को आप बोलते हो स्टेट, यानी पूरे देश को ही बोलते हो स्टेट। सिंपल सा बात है, एक टर्म्स में पूरे देश को ही आप बोल रहे हो स्टेट। यानी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के रिलेटेड जितना भी चीज है, यानी पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, और जितना भी छोटा मोटा चीज है, जैसे कि पंचायत हो गया, म्यूनिसिपैलिटीज हो गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, सब कुछ स्टेट में आता है, सब कुछ स्टेट में आता है। ठीक है, तो स्टेट को किस आर्टिकल के थ्रू डिफाइन किया जाता है? प्लीज आप लोग बताइए चैट बॉक्स में, प्लीज चैट बॉक्स में बताइए, स्टेट को किस आर्टिकल के थ्रू डिफाइन किया जाता है? जल्दी बोलिए स्टेट को। ओ हेलो मेरे प्यारे प्यारे टमाटर, मेरे प्यारे प्यारे भिंडी, शिमला मिर्च, बताओ बताओ बताओ, आप लोग बताओ क्यूटीज, स्टेट को किस आर्टिकल के थ्रू डिफाइन किया जाता है? आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल के थ्रू स्टेट को जो है डिफाइन किया जाता है? बताओ ना, वेट कर रहा हूं सर। आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 के थ्रू। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे दोस्तों स्टेट। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। प्लीज आप लोग बताओ स्टेट आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी किताब के पहले वाले पन्ने में लिखे हुए रहते थे, लेकिन आप लोग कभी पढ़ते नहीं थे। आपकी किताब के पहले वाले पन्ने में लिखे हुए रहते थे, लेकिन आप लोग कभी पढ़ते नहीं थे। जो जी बिल्कुल, अब पढ़ने वाले दोस्तों प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सबसे पहला वाला वर्ड आप पढ़ते थे दोस्तों सॉवर्जिन। सॉवर्जिन मतलब पता है आप लोग को? कि हमारा देश आजाद है, हमारा कंट्री आजाद है, हम लोग किसी के गुलाम नहीं है, हम लोग अब किसी के गुलाम नहीं है, हमारा कंट्री आजाद है, हमारे कंट्री के लोग आजाद है, हमारे कंट्री में सब कोई आजादी से जीता है। यानी सॉवर्जिन मतलब हमारा जो कंट्री है, हमारा जो प्यारा प्यारा इंडिया, हमारा जो प्यारा प्यारा भारत है, वो अब सॉवर्जिन है, वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी का गुलाम नहीं है, वो किसी का गुलाम नहीं है, वो किसी के इशारे पे नहीं चलता है, वो इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, उसको कोई दूसरा नहीं चलाएगा, उसको हम लोग ही चलाएंगे, उसको इंडिया के लोग ही चलाएंगे, उसको कोई दूसरा चलाने नहीं आएगा। इंडिपेंडेंट कंट्री है हमारा कंट्री। तो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किताब के पहले पहले पन्ने में और पहले पहले अक्षर में लिखा रहता था सॉवर्जिन। सॉवर्जिन मतलब हम लोग इंडिपेंडेंट है, हम लोग फ्री हैं, अब फ्रीडम के साथ अपना जिंदगी जी सकते हैं, इंडिया किसी का गुलाम नहीं है। दूसरा सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट का मतलब होता है ये कंट्री में जितने भी कानून बनेंगे ये कंट्री के फेवर में होंगे, ये कंट्री में जितने भी कानून बनेंगे, जितने भी पॉलिसीज बनेंगे, ये कंट्री के फेवर में होंगे, दूसरे कंट्री के फेवर में नहीं, ये कंट्री के फेवर में, किसी इंसान के फेवर में नहीं, कंट्री के फेवर में होना चाहिए। सीधा सा बात है, ये देश में जितने भी पॉलिसीज बनेंगे, जितने भी कानून बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये कंट्री के फेवर में होंगे, ये कंट्री का अच्छा और बुरा देख के बनाया जाएगा, अच्छा और बुरा देख के बनाया जाएगा दोस्तों। इसको बोलते हैं दोस्तों सोशलिस्ट। सॉवर्जिन मतलब आजाद, हम लोग भैया आजाद परिंदे हैं। सोशलिस्ट मतलब हम लोग सामाजिक हैं, हम लोग जो भी पॉलिसीज बनाएंगे वो कंट्री के फेवर में बनाएंगे, जितना भी पॉलिसीज बनता है वो कंट्री के फेवर में बनता है, किसी दूसरा का सोच के नहीं या आपका सोच के नहीं, ये पूरा देश का सोच के ये पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज बनता है दोस्तों। इसको बोलते हैं दोस्तों सोशलिस्ट। सेक्युलर, उसके बाद आता है दोस्तों सेक्युलर। सेक्युलर मतलब ये देश में कोई जात पात नहीं होगा। आप लोग फेसबुक व्हाट्सएप में देखते हो ना, सेक्युलर बन रहे हो बड़े, बहुत आजकल तुम सेक्युलर बन रहे हो। सेक्युलर मतलब क्या होता है? सेक्युलर मतलब इस देश का कोई अपना जात पात नहीं है, इस देश में हिंदू भी रह सकता है, मुस्लिम भी रह सकता है, सिख भी रह सकता है, ईसाई भी रह सकता है, बिहारी भी रह सकता है, अरे बिहारी, बंगाली, मराठी सब रह सकता है इस देश में। कोई भी कोना में तुमको रहने का मन करे वहां पे तुम रह सकते हो। सेक्युलर है ये देश। इस देश में सारे के सारे जाति, सारे के सारे धर्म रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्युलर
ये देश सेक्युलर है दोस्तों, सेक्युलर। इसमें कोई ऐसा जात वाला देश नहीं है जैसे कि पाकिस्तानी में। जैसे मान लीजिए ये पाकिस्तान में सिर्फ मुस्लिम कंट्री है, सिर्फ मुस्लिम लोग रह सकते हैं, है ना। अगर मैं बात करूं, बहुत सारे कंट्रीज सिर्फ अपने जात के लोगों को ही रखते हैं। लेकिन ये जो कंट्री है, जो इंडिया है, इसमें कोई अलग से जाति नहीं है। यहाँ पे किसी का जात नहीं चलता, यहाँ पे सब कोई रह सकता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रह सकता है, सेक्युलर कंट्री है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं भैया डेमोक्रेटिक। यहां का जो गवर्नमेंट है, यहां का गवर्नमेंट लोगों के लिए काम करता है, लोगों का है और लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। यहां का जो गवर्नमेंट है, यहां का जो सरकार है, वो लोगों का है, लोगों के लिए काम करता है और लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। तो गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड इलेक्टेड बाय द पीपल। ये जो ममता बनर्जी है या ये जो नरेंद्र मोदी है, इसको कौन इलेक्ट करता है? आप लोग ही तो इलेक्ट करते हो, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। अरे डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली आप ही लोग तो इलेक्ट करते हो, सिंपल सा बात है। तो डेमोक्रेटिक मतलब क्या कि गवर्नमेंट आपके लिए काम करेगी सिर्फ। यानी यानी यहां का सरकार राजा नहीं है, यहां का सरकार राजा नहीं है, वो पीपल का गुलाम है, सीधा सा बात है। वो पीपल का चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो जनता का सर्वेंट है। तो गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड इलेक्टेड बाय द पीपल। लोगों के लिए गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा, लोगों का ही है गवर्नमेंट और लोगों के द्वारा ही इलेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट, ठीक है। इसके बाद दोस्तों रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब क्या? रिपब्लिक मतलब हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द पीपल। इस कंट्री का जो प्रधानमंत्री है या इस कंट्री का जो चीफ मिनिस्टर है, उसको लोग ही इलेक्ट करते हैं, उसको लोग ही इलेक्ट करते हैं डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। रिपब्लिक कंट्री है ये, रिपब्लिक कंट्री। अपने आप जाके नहीं बैठने का हक है किसी को, अपने आप जाके सीट पे नहीं बैठ जाता है, अपने आप जाके यहां पे सीएम या पीएम नहीं बन जाता है, ठीक है। रिपब्लिक कंट्री है, ठीक है। तो इन सब चीज का आप लोग को मतलब, आप लोग को पता चला कि सॉवरजिन का मतलब क्या होता है। सॉवरजिन का मतलब होता है कि हमारा जो कंट्री है वो इंडिपेंडेंट है, आजाद है। हमारा कंट्री क्या है? इंडिपेंडेंट है, आजाद है। सोशलिस्ट मतलब जो भी कानून बनेगा वो कंट्री के फेवर में बनेगा। सेक्युलर मतलब यहां पे जात पात नहीं चलता है। डेमोक्रेटिक मतलब कि भैया वो गवर्नमेंट को इलेक्ट करेगा पीपल ही, और पीपल के लिए ही रहेगा, और मतलब ये पीपल के लिए ही काम करेगा। रिपब्लिक का मतलब हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट जो रहेगा उसको या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली पीपल ही इलेक्ट करता है, ठीक है। एंड टू सिक्योर ऑल द सिटीजन्स, मतलब इन सब चीज को सिक्योर करने के लिए जो ऊपर वाला कंडीशन है, ये जो ऊपर वाला कंडीशन है दोस्तों, ये जो सॉवरजिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये सब जो पढ़े हैं, ऊपर वाला कंडीशंस आप लोगों को मिले, इन वजह से आप लोगों को दोस्तों बहुत सारे टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि जस्टिस। इंडिया में आप लोगों को जस्टिस मिलता है दोस्तों, इंडिया में आप लोगों को न्याय पाने का पूरा अधिकार है दोस्तों, इन सोशल टर्म्स, इन इकोनॉमिक टर्म्स, इन पॉलिटिकल टर्म्स। इस इंडिया में, इस भारत में आप लोगों को न्याय पाने का पूरा अधिकार है, आप न्याय पा सकते हो। लिबर्टी ऑफ थॉट्स है, यानी कि आप अगर मान लीजिए कोई भी कुछ भी सोच रहे हैं, सोच सकते हो, आपका दिमाग है। कुछ भी एक्सप्रेस करना चाहते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। कुछ भी बिलीव करना चाहते हो, कर सकते हो। कुछ भी फेथ, कुछ भी वर्कशिप करना चाहते हो, कर सकते हो। मंदिर मस्जिद कहीं पे भी जाना चाहते हो, कुछ भी सोच सकते हो दोस्तों। आपका दिमाग है, आप सोच सकते हो। ऐसा नहीं है कि भैया कि आपको सिर्फ मोदी जी को ही मानना पड़ेगा, आप दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास लिबर्टी है, आपके पास फ्रीडम है, आप कुछ भी सोच सकते हो, आप कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो, आप कुछ भी बिलीव कर सकते हो, आप किसी पे भी फेथ कर सकते हो, आप किसी को भी पूछ सकते हो, किसी को भी पूजा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका लिबर्टी है। इसके बाद इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब सीधा सा बात है, हर इंसान को सेम अपॉर्चुनिटी मिले। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया हर इंसान को सेम अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर इंसान को सेम अपॉर्चुनिटी मिले। मान लीजिए इंटरव्यू देने गया और वो बंदा मुस्लिम है, इसीलिए उसको इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं किया, तो ऐसा नहीं, ये ना चोलबे। वो बंदा हिंदू है, इस वजह से उसको इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं किया, तो ये ना चोलबे, ठीक है। और फोर्थ है दोस्तों फ्रेटर्निटी मतलब टू प्रोवाइड डिग्निटी एंड प्रमोट ब्रदरहुड। हमेशा हम लोग को भाईचारे के साथ रहना चाहिए, हमेशा हम लोग को भाईचारे के साथ रहना चाहिए, भाईचारे को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। फ्रेटर्निटी क्या बोलता है? फ्रेटर्निटी बोलता है भाईचारे के साथ रहना चाहिए और भाईचारे को प्रमोट करना चाहिए। तो देखिए हम लोग ने प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या क्या पढ़ा सर? एक तो पढ़ा सर सॉवरजिन यानी इंडिपेंडेंट कंट्री, एक पढ़ा सर सोशलिस्ट यानी कि इट्स पॉलिसीज विल बी ऑलवेज फेवर ऑफ कंट्री,
एक परा सर सेक्युलर, नॉट हैविंग एनी पर्टिकुलर रिलीजन, हमारे कंट्री में कोई जात पात नहीं चलता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रह सकते हैं। एक परा सर डेमोक्रेटिक, कि गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड इलेक्टेड बाय द पीपल, एंड हम लोग उसके बाद पढ़े कि रिपब्लिक, हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बाय द पीपल। और ये बताइए कि इन सब चीजों को सिक्योर करने के लिए, इन सब चीजों को सिक्योर करने के लिए क्या क्या प्रावधान बनाए गए हैं, बताइए तो आप लोग। इन सब चीजों को सिक्योर करने के लिए, ये सब सारा चीज मिले, इन सब चीजों के लिए क्या क्या प्रावधान बनाए गए सर। इस कंट्री में आपको न्याय पाने का पूरा अधिकार है। सबसे पहला जस्टिस, आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। लिबर्टी मिलेगा, आपके पास फुल फ्रीडम है कि आप कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो, कुछ भी बिलीव कर सकते हो, कुछ भी फेथ कर सकते हो, कुछ भी वर्शिप कर सकते हो, किसी को भी पूजा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मन किया कि किसी को भी पूजा करूं, किसी को भी पूजा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई यहां पे रोक टोक नहीं करने आएगा, ठीक है। इसके बाद इक्वेलिटी, इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, कि जो अपॉर्चुनिटी हिंदू को मिला है वही अपॉर्चुनिटी मुस्लिम को भी मिलेगा, वही अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी एक छोटा जात को मिला है वही अपॉर्चुनिटी बड़ा जात को मिलेगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है उसमें, कुछ एक्सेप्शंस है, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। रिजर्वेशन है उसमें, रिजर्वेशन वाला एक्सेप्शंस लगाया गया है, ठीक है। जो अपॉर्चुनिटी एक बंदे को मिला है वही अपॉर्चुनिटी दूसरे बंदे को मिलेगा, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस है जो आपको पढ़ाना बाकी है, बाद में पढ़ाऊंगा। और दोस्तों लास्ट में हम लोग ने पढ़ा फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब टू प्रोवाइड डिग्निटी एंड प्रमोट ब्रदरहुड, ठीक है, कि भाईचारे को हमेशा प्रमोट करना है। तो आप लोगों को इतना कुछ समझ में आया दोस्तों, आगे बढ़े प्लीज। आप लोग बोलो प्लीज प्लीज प्लीज, आप लोग बोलो कि आगे बढ़े प्लीज, चैट बॉक्स में बोलो। ओ हौले लोग, आप लोग इतना जल्दी बोर हो गए, ये तो बोरिंग टॉपिक ही था, मजा अब आएगा, मजा अब आएगा भाई, अब आएगा, सबको बुलाओ, मजा अब आएगा दोस्तों। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों राइट ऑफ इक्वेलिटी के बारे में। राइट ऑफ इक्वेलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है भाई, सब एक है, सब एक है, ठीक है। राइट ऑफ इक्वेलिटी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो राइट ऑफ इक्वेलिटी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक। यहां पे सबसे पहला पॉइंट क्या बोला हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वेलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यहां पे बोला गया है कि इंडिया या कोई भी सरकार हो, वो हर इंसान को इक्वलिटी की नजर से देखेगा, वो हर इंसान को जस्टिस प्रोवाइड करेगा, वो हर इंसान को इक्वल प्रोटेक्शन देगा। शाहरुख खान पे जान का खतरा है तो उस पे भी पुलिस लगता है, और अगर हम लोग जैसे नॉर्मल इंसान पे अगर जान का खतरा है तो हम लोग पे भी पुलिस लगेगा। हम लोगों को भी इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, हम लोगों को भी इक्वलिटी चाहिए, चाहे हम अंबानी है या चाहे हम नॉर्मल इंसान है। स्टेट गवर्नमेंट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यहां पे लिखा हुआ है संविधान में सबसे पहले कि गवर्नमेंट डिनाई नहीं कर सकता आपके प्रोटेक्शन के मामले में, आपको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। आपके अगेंस्ट मान लीजिए कोई जानलेवा हमला होने वाला है तो आपको भी पुलिस को प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, पुलिस आएगी आपके घर के सामने खड़ी रहेगी। यहां पे यही बोला गया है, स्टेट यानी ये देश इक्वेलिटी के लिए कभी भी डिनाई नहीं कर सकता, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर आप इंडियन हो तो आपको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, कोई भी हालत में आपको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, चाहिए चाहिए चाहिए। इसके बाद बोला गया है द राइट ऑफ इक्वलिटी इज वन ऑफ द बेसिक फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सबसे बेसिक फंक्शन है, सबसे बेसिक फंक्शन राइट ऑफ इक्वलिटी। हर किसी को इक्वलिटी मिलनी चाहिए, हर किसी को इक्वलिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी जात का हो, चाहे वो कोई भी जाति का हो, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, हर किसी को इक्वलिटी मिलना चाहिए, यहां पे बोला गया है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 14 क्या बात करता है देखिए जरा ध्यान से। आर्टिकल नंबर 14 के बारे में पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल नंबर 14 बात करता है दोस्तों कि पहले जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्या और शूद्रास हुआ करता था ना, इन सबको हटाओ। अब कोई जात पात नहीं होगा कि अगर तुम भैया अगर तुम ये ब्राह्मण हो तो बहुत ज्यादा एकदम सुपीरियर पोजीशन पर बैठोगे, वैसा कुछ नहीं है। फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन। अगर कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्या, शूद्रास है तो इन सब चीज को हटाओ, सबको इक्वल बनाओ, अभी सबको इक्वल बनाओ। इस कंट्री में कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्या, शूद्रास नहीं कहलाया जाएगा इक्वलिटी में, इक्वलिटी के टर्म्स में, ठीक है। तो यहां पे बोला गया है कि होल्ड बाय एससी इन केस ऑफ रामकृष्ण डालमिया वर्सेस जस्टिस क्लैरिफिकेशन शैल बी वैलिड ओनली इफ ही सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। यहां पे बोला गया है क्लासिफिकेशन शुड बी बेसिस ऑन द इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, कि अगर किसी के साथ भेदभाव करना है, किसी के साथ अगर भेदभाव करना ही है तुमको, तो इंटेलिजेंस के बेसिस पर करो कि कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है,
और कौन कम इंटेलिजेंट है। जैसे मान लीजिए जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए, आप अगर ब्राह्मण हो आपको सेलेक्ट कर लिया उसने, आप अगर ब्राह्मण हो आपको सेलेक्ट कर लिया उसने, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। आप अगर इंटेलिजेंट हो फिर उसको सेलेक्ट करना चाहिए उसको, है ना। और जो आपके बगल में कम इंटेलिजेंट बैठा हुआ है उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो यहां पे यही बोला गया है कि अगर तुम क्लासिफिकेशन करना ही चाहते हो तो इंटेलिजेंस के बेसिस पर करो, जो कम इंटेलिजेंट है उसको छाट दो और जो ज्यादा इंटेलिजेंट है उसको रखो। इट शुड हैव ए रिलेशन टू द ऑब्जेक्टिव शाउट टू बी अचीव्ड, ठीक है। क्लासिफिकेशन कैन बी ज्योग्राफिकल, ऑक्यूपेशनल। क्लासिफिकेशन ज्योग्राफिकल भी हो सकता है, ऑक्यूपेशनल भी हो सकता है, सिंपल सा बात है। जो ज्योग्राफिकल मतलब क्या होता है, ज्योग्राफिकल मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपको वेस्ट बंगाल में नौकरी चाहिए। वेस्ट बंगाल में नौकरी के लिए आपको मतलब मान लीजिए कुछ कुछ क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, कुछ कुछ क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे हो दोस्तों, तो आपको वहां पे नौकरी नहीं मिलेगी, सीधा सा बात है। वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है, ठीक है, में दिया हुआ है अटैकर्स ऑफ द क्लासिफिकेशन शैल हैव टू प्रूव इट इनवैलिडिटी, ठीक है। अब देखिए यहां से अगर आर्टिकल नंबर 14 को आप ये 4 पॉइंट्स हटा भी दे फिर भी चलेगा, ठीक है, फिर भी चलेगा। ये 4 पॉइंट्स आप हटा भी दे, सिर्फ आप आर्टिकल नंबर 14 का हेडिंग लिख दे फिर भी चलेगा। एग्जामिनेशन में सिर्फ इतना ही लिखना है और कुछ नहीं, इतना डिटेल में नहीं लिखना है आप लोग को एग्जामिनेशन में, ठीक है। सॉरी गाइस, बीच में एक टेक्निकल ग्लिच आया था, उसकी वजह से आज का जो क्लास है हम लोग इतना तक ही रखते हैं, आर्टिकल नंबर 14 तक ही पढ़ते हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 15 से हम लोग वापस से कल ज्वाइन करेंगे, आप लोग आर्टिकल नंबर 15 से हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। आर्टिकल नंबर 14 तक के हम लोग आज पढ़ रहे हैं दोस्तों। इतना जो भी पढ़े, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़े उसको प्लीज रिवाइज करके आइएगा। आर्टिकल नंबर 15 से कल एकदम लंबा वाला क्लास लेंगे, कल लॉन्ग क्लास लेंगे, ठीक है। कल आपका जो क्लासेस रहेगा वो एकदम लॉन्ग वाला क्लास रहेगा, और आपका तो परसों छुट्टी है, ठीक है, कल लॉन्ग क्लास रहेगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।